दोस्तों जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश में बताया था कि बाबा साहब प्रथम गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शेर की तरह दहाड़ने लगे। उनने कहा कि हमें अंग्रेजों का राज्य नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें जनता के ऊपर किया हुआ शासन चाहिए। अंग्रेजों ने हमें इतने सालों तक कुछ नहीं दिया। जमींदार जनता का खून चूसे जा रहे थे और अंग्रेज चुप रहे। ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों का जीना दुश्वार कर दिया, उसको कुत्ते से भी बदतर जिंदगी में धकेल दिया। ठाकुरों ने उनके साथ कितनी मारपीट की, कितनी ज्यादती की, उनको हक हकूक से वंचित रख दिया, लेकिन अंग्रेज ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो हमें ऐसी अंग्रेजी सरकार नहीं चाहिए। अंग्रेजों के गढ़ में जाकर ही अंग्रेजों के सामने बाबा साहब ऐसे गर्जे। आगे की कहानी शुरू करते हैं। अपनी बात को दबंगता व तर्कों के साथ जारी रखते हुए कहा, हालांकि सरकार के पास इन बुराइयों का खात्मा करने के लिए कानूनी शक्ति थी। बुराइयों के अंत से आर्थिक जीवन बदला जा सकता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसा हस्तक्षेप करने पर विरोध होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार की इन कमजोरियों को सामने रखने के बाद घोषणा की, हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसकी सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हित के लिए काम करें। हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां सत्ता में बैठे हुए लोग यह जानते हुए कि निष्ठा या आस्था कहां खत्म हो जाएगी और विरोध कहां शुरू हो जाएगा, फिर भी वे न्याय और समय की जरूरत को देखते हुए सामाजिक व आर्थिक जीवन की आचार संहिताओं को बदलने में हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का समाधान बिना किसी लोभ डर से करे। बाबा साहब ने ऐसा वक्तव्य दिया जैसा वक्तव्य किसी ने नहीं दिया था उस समय तक। अंबेडकर का क्रांतिकारी भाषण, अब हमारे दुख हम ही दूर करेंगे। अपने आगे के भाषण में अंबेडकर ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी और स्वराज्य की मांग का समर्थन किया, लेकिन यह आशंका भी जताई कि यदि संविधान बनाने वाली राजनीतिक मिशनरी विशेष प्रकार की नहीं हुई तो इसमें दलितों के साथ न्याय की संभावना कम ही रहेगी। नए संविधान का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था जातिवाद पर आधारित है, जिसमें कुछ लोग सबसे ऊंचे और कुछ सबसे नीचे माने जाते हैं। भारतीय समाज में समानता और भाईचारे के लिए कोई स्थान नहीं है और तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जातिवाद के संकुचित विचारों को छोड़ा नहीं है। अंबेडकर ने साफ कह दिया, हमारे दुख को हमारे सिवाय और कोई नहीं मिटा सकता। हम भी तब तक इन्हें दूर नहीं कर सकते जब तक कि हमारे हाथों में भी राजनीतिक व आर्थिक सत्ता न आ जाए। दलित वर्ग ऐसी सरकारी चमत्कार को देखने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है, लेकिन अब इंतजार किया जाना संभव नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में गतिरोध का जिक्र करते हुए अंबेडकर ने अपने राजनीतिक दर्शन के गुरु प्रोफेसर रेमंड वर्क के कथन को याद करते हुए कहा कि शक्ति का प्रयोग तात्कालीन होता है, यानी सिर्फ अस्थायी होता है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने फिर ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, वह जमाना बीत गया जब आप जो कोई फैसला करते थे और भारत उसे स्वीकार कर लेता था। अब वह समय कभी वापस नहीं आएगा। देश के वर्तमान तेवर को देखते हुए देशवासियों को ऐसा कोई संविधान मान्य नहीं होगा जिसे भारत की जनता स्वीकार नहीं करती हो। यदि आप चाहते हैं कि नया संविधान सफल साबित हो तो उसमें जनता की भावनाओं की सहमति जरूर हो। डॉक्टर अंबेडकर के शानदार भाषण में सभी सदस्य बहुत प्रभावित हुए। उनके भाषण में साहस, निर्भीक तर्क व तथ्य थे। जोश के साथ अछूतों की पीड़ा व देशवासियों की गुलामी की वेदना थी। ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना थी। करोड़ों अछूतों के मानवीय हकों की आवाज़ थी तो देश की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन था। अंबेडकर में एक बड़ी खासियत थी कि कोई उनकी कितनी ही तारीफ या सम्मान करे, लेकिन प्रशंसा के बोझ से दब कर वे कभी दबी जबान में गोलमाल नहीं बोले। सरकार
या बहुमत की नाराजगी की चिंता किए बिना वह जो न्यायपूर्ण, सत्य व उचित समझते थे उसे निर्भय होकर कह देते थे। निर्भयता के साथ साफ व सच कहना उनकी खासियत थी। उनका भाषण सुनकर कुछ अंग्रेज पूछताछ करने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर क्रांतिकारी पार्टी से संबंधित तो नहीं है। अंबेडकर का उस क्रांतिकारी पार्टी से तो संबंध नहीं था जिसके बारे में अंग्रेजों को आशंका थी, लेकिन यह सच है कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक क्रांति की जलती मिसाल थे। विद्वान डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बौद्धिक प्रतिभा और निडरता से देशवासियों की बात को अपने भाषण में कही, उससे सभी प्रतिनिधि बहुत प्रभावित हुए और सच्चाई के साथ प्रभावशाली भाषण के लिए उन्हें बधाइयाँ दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड तो बहुत ही प्रभावित हुए। हालांकि अंबेडकर ने ब्रिटिश शासन के प्रति काफ़ी कड़वी बातें कही थी, लेकिन वह सच्चाई थी। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने अपनी राजशाही पत्नी को अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा रियासत ने जो धन खर्च किया था वह आज वसूल हो गया। वहाँ महाराजा ने शाम को अपने मित्रों को के दिए भोज में अंबेडकर को विशेष रूप से आमंत्रित किया। वहाँ महाराजा गायकवाड़ व बाबा साहब कई वर्षों बाद आत्मीयता से मिले। बाबा साहब ने विनम्रता से महाराज का आभार जताया। महान राष्ट्रवादी नेता अंबेडकर को सभी ने सराहा। बाबा साहब के भाषण का ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और वहाँ के अखबारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। दूसरे ही दिन से प्रेस रिपोर्टर्स और कूटनीतिज्ञों ने उनसे मिलकर कई सवाल पूछे। बाबा साहब ने भी स्वयं वहाँ के अखबारों में लेख लिखे और कई सभाओं में व्याख्यान दिए। अंबेडकर के लेखों द्वारा ब्रिटिश जनता को भारत की सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था और हिंदू राजनीति की सच्चाई के बारे में पता चला। इंडियन डेली मेल अखबार ने अंबेडकर के भाषण को पूरा सम्मेलन में एक बेहतरीन भाषण बताया। बाबा साहब के भाषण का इंग्लैंड के अखबारों व पत्रकारों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अछूतों के प्रबल प्रवक्ता के रूप में अंबेडकर का भाषण सुनने के बाद भारत में लॉर्ड सिडेनहम, ओडवायर तथा कोई ब्रिटिश पत्रकार भी अंबेडकर को राष्ट्रवादी नेता मानने लगे। इन्होंने अंबेडकर द्वारा नागपुर में दिए ब्रिटिश सरकार विरोधी भाषण की कड़ी आलोचना की थी। कई लोग तो यह शक भी करने लगे थे कि कहीं अंबेडकर किसी क्रांतिकारी गुट से तो संबंधित नहीं है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण से अंबेडकर ने उन भारतीय अखबार वालों को करारा जवाब दे दिया था कि वह कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। इन अखबारों ने कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जाने से पहले अंबेडकर की कड़ी आलोचना ही नहीं की थी, बल्कि देशद्रोही तक कह दिया था। 1917 में जब अंबेडकर अमेरिका से लंदन आए तो ब्रिटिश खुफिया पुलिस ने उनकी पूरी जांच की थी, क्योंकि अपनी थीसिस में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। कुछ ब्रिटिश राजनेताओं ने पहले आलोचना की थी, लेकिन अंबेडकर के तर्कपूर्ण भाषण को सुनकर प्रशंसा करने लगे। सभी प्रतिनिधियों के भाषण सुनने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए 9 सब कमेटियाँ बनाई गई थी। इनमें फेडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी को छोड़कर बाकी सभी महत्वपूर्ण सब कमेटियों के लिए अंबेडकर को मेंबर बनाया गया था। इन कमेटियों के सदस्य के रूप में उन्होंने भारत के जन जन का प्रतिनिधित्व किया। रक्षा कमेटी की रिपोर्ट पर हुई चर्चा में उन्होंने मांग की कि भारतीय सेना में योग्यता के आधार पर सभी भारतीयों की भर्ती की जानी चाहिए। दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और अंग्रेज़ों के ही गढ़ में अंग्रेज़ों को खरी खरी सुनाई और बताया कि कैसे अंग्रेज़ लोग भारत के भारतीयों का शोषण करते हैं। वो हिंदुओं से कम नहीं है और हिंदुओं की सड़ी गली व्यवस्था के बारे में, जिसमें एक समाज को ऊंचा समझा जाता है और दूसरे समाज को अति निम्न इंसान तक नहीं समझा जाता है, ये उन्होंने बताया। और उनकी बात सुनकर जो उनके विरोधी थे वो भी प्रभावित हो गए। यहाँ तक कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड भी प्रभावित हुए और बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने तो ये तक कह दिया था कि हमने जो अंबेडकर को विदेश भेजने में खर्च किया था, आज वो पूरा पैसा वासूल हो गया है। अंबेडकर जी ने ऐसे ऐसे व्याख्यान दिए और इंग्लैंड के सभी अखबारों पर बाबा साहब के
बहुत प्रभाव पड़ा और प्रवक्ता के रूप में अंबेडकर जी का भाषण सुनने के बाद लॉर्ड सिडेनहैम, ओडवायर तथा कोई भी ब्रिटिश पत्रकार अंबेडकर जी को राष्ट्रवादी नेता मानने लगे। और यहाँ तक कि जो हिंदू बाबा साहब को विरोध कर रहे थे, बाबा साहब को गालियाँ दे रहे थे, वो भी समझ गए थे कि हमारा राष्ट्रवाद खोखला है, सच्चा राष्ट्रवादी कोई है तो वो अंबेडकर ही है, बाबा साहब ही हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि बाबा साहब का मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ पाएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।